Dear students, when the France become a republic, then the rising of terror. फ्रांस के रिपब्लिक होने के बाद जैकोबिन क्लब के चीफ रॉबस पियरे के लीडरशिप में जिस राज्य को इस्टेब्लिश किया गया उसको द राइजिंग ऑफ टेरर, आतंक का राज्य के नाम से संबोधित किया गया। और यह आतंक का राज 1793 से 1794 तक के पीरियड को राइजिंग ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। राइजिंग ऑफ टेरर के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, ये आप इसमें देखेंगे कि रॉबेस्पियरे फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। वो कंट्रोल और पनिशमेंट के पॉलिसी को एडॉप्ट किया। All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-noble and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invited in. डॉक्टर गिलोटिन ने के नाम से इस डिवाइस का नाम जो है गिलोटिन रखा गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि द गिलोटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स and a blade with which a person is beheaded. दो पोल के ऊपर लटकते आरे की मशीन जिस पर अपराधी का सर रख करके धड़ से अलग कर दिया जाता था, उसको गिलोटिन कहते हैं। और रॉबेस्पियरे ने कंट्रोल और पनिशमेंट का जो थियरी लागू किया, वह जो अदर दो स्टेट के लोग थे, नोबेल्टी और क्लेर्गी, और जो भी उसके आइडिया से एग्री नहीं करते थे, उन सबको उठा के या तो जेल में बंद कर दिया या गिलोटिन के ऊपर चढ़ा दिया। तो इसलिए इस कालखंड को, इस पीरियड को जो है राइजिंग ऑफ टेरर के नाम से जाना गया। रॉबस दूसरा और नेक्स्ट काम क्या किया, रॉबेस्पियरे गवर्नमेंट इज स्वीड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेज. Meat and bread were rationing. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pains equality bread, a loaf made of whole
With equality was also sought to be practiced through form of speech and address instead of the traditional Monsieur means sir and madam. All French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. Churches were shut down and their building converted into barracks of office. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक फ्रेंच के अंदर मेन को सर और वुमेन को मैडम से जो संबोधन करते थे, रॉबेस्पियर ने मेन के लिए सियोतेन और मैडम के लिए सियोतेनी वर्ड का यूज करने का आदेश दे दिया। चर्च को उसने शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया और चर्च की बिल्डिंगों को बैरक में चेंज कर दिया। सभी लोगों के मजदूर लेबर जो थे उनके बेजेस को तय कर दिया, प्राइस को कंट्रोल किया। पीसेंट को इस बात के लिए उसने प्रेशराइज किया कि अपने प्रोडक्शन को शहरों में लाकर उसके द्वारा निर्धारित प्राइस पर बेचें। सभी के लिए इक्वलिटी ब्रेड मीन्स समता रोटी जिसको कहा गया, वो खाना अनिवार्य कर दिया। इस तरह का कंट्रोल उसने फ्रेंच के अंदर किया। परिणाम क्या हुआ? रॉबेस्पियर परसेड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. जिस गिलोटीन पर वह लोगों को चढ़ाया करता था, उसी गिलोटीन पर लोगों ने उसे गिरफ्तार करके चढ़ा दिया, क्योंकि उसकी जो कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी थी उससे उसके जो सपोर्टर थे वो खुद परेशान हो गए थे और उसके सपोर्टरों ने ही उसको गिरफ्तार किया और कोर्ट के द्वारा उसे दोषी करार देते हुए गिलोटिन पर चढ़ा दिया। इस तरह से रॉबेस्पियर का जो टेरर का राज्य था उसका एंड हुआ और फ्रांस में शुरू होता है डायरेक्टरी रूल्स मीन्स एजुकेटिव रूल्स। और यही डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट के राइज करने का चांस प्रोवाइड करता है। The fall of Jacobin government allowed the weather middle class to seize power. A new constitution was introduced which denied the votes to non-propertied section of society.
it provided for to elect legislative council. These then appointed a directory and executive made up 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। कह रहा है कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मिडिल क्लास के जो संपन्न तबके के पास पावर आ गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो प्रॉपर्टी लेस क्लास के लोग थे उनको वोटिंग से के राइट से वंचित कर दिया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 विधान परिषदों का प्राविधान किया गया, लेजिस्लेटिव का, और इन परिषदों ने 5 मेंबर वाली एक डायरेक्टरी नियुक्त किया। डायरेक्टरी मीन्स एजुकेटिव। और इस प्राविधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक सेंट्रलाइज एजुकेटिव से बचने की कोशिश की गई थी, बट डायरेक्टरों का झगड़ा आपस में अक्सर विधान परिषदों से होता था। जो लेजिस्लेटिव बनाई गई और डायरेक्टरी बनाई गई, तो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव इन दोनों में आपस में तकरार होता था, टकराहट होती थी, और तब लेजिस्लेटिव डायरेक्टरी के मेंबर को जो है सस्पेंड करने, टर्मिनेट करने की कोशिश करते थे। और कह रहा है कि द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी की इसी राजनैतिक अस्थिरता, द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ने मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट के राइज के रास्ते को खोल दिया। माने डायरेक्टरों के जो झगड़े होते थे, इन डायरेक्टरी की जो राजनैतिक अस्थिरता थी, उस अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के राइज के मार्ग को प्रशस्त किया। Though all this change in the form of government, the ideas of freedom of equality before the law and fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. But इन सब के होने के बाद भी जो इक्वलिटी थी, आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी और बिफोर लॉ इक्वलिटी और ब्रदरहुड का जो एक आइडियाज
फ्रेंच में प्रारंभ हुआ था वह समाप्त नहीं हुआ। इक्वलिटी, फ्रीडम और ब्रदरहुड के वैल्यूज ने आगामी सेंचुरी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि इन होल यूरोप के राजनैतिक आंदोलनों को प्रभावित करता रहा और प्रेरित करता रहा। डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन? नेक्स्ट कंटेंट हमारा है, क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई या महिलाओं की दशा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय या उस समय कैसी थी? तो दिस प्रिंट इज वन ऑफ द मेनी पिक्टोरियल representation of the event of 5 October 1789 when women marched up Versailles and brought the king back with them to Paris। यहाँ जो ये ऊपर ये फिगर दिया है उस फिगर में बता रहा है कि 1789 को महिलाओं ने वर्साय में मार्च किया था। From the very beginning, women were active participants in the event, which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruit and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or whether members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage of them. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. Their wages were lower than those of men। कह रहा है कि फ्रेंच सोसाइटी की जो वुमेन है वह चेंज लाने वाली एक्टिविटी में एक्टिव रूप से शामिल थी। मेनली थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी वह ज़्यादातर घरेलू कामों को करती थी, वाइस हाउस मेकर के रूप में, और जो टू स्टेट की वुमेन थी वही एजुकेशन प्राप्त करती थी। थर्ड स्टेट के जो थोड़े बहुत संपन्न लोग थे उनके घरों के जो है लड़कियां वही एजुकेशन प्राप्त कर पाती थी। बाकी उनके मैरिजेज के बाद उनको अपने परिवार का पालन पोषण
करने की ही मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वायस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड their own political club and newspaper. About 60 women's club came up in different French cities. कह रहा है कि अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वुमेन ने भी अनेक पॉलिटिकल क्लबों की स्थापना की थी। लगभग पूरे फ्रांस में 60 वुमेन क्लब्स फॉर्मेट किए गए थे। The Society of Revolutionary and Republic Women was the most famous of them, जिसमें The Society of Revolutionary and Republic Women क्लब सबसे फेमस क्लब था। One of their main demand was the women enjoy the same political right as a man. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demand the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government. हम सबको पता है कि 1791 में जो रिवोल्यूशन हुआ उसमें वोमेन को वोटिंग का राइट नहीं मिला था। इसलिए वुमेन, फ्रांस की महिलाएं इस बात की डिमांड कर रही थी कि मेन के इक्वल वोटिंग का पावर, पॉलिटिकली पावर उनको दिया जाए, जिससे वे गवर्नमेंट को चुनने में अपने पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित कर सकें। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schooling was made compulsory for all girls. Their father could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could not train for jobs, could become artists or run small business. कह रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में जो क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने महिलाओं के लाइफ में कुछ रिफॉर्म किया। जैसे गवर्नमेंट के स्कूलों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा को कंपलसरी बना दिया और अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। शादी को एक स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और सिटीजन लॉ के तहत उनका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा। डाइवोर्स को कानूनी रूप दे दिया गया। मेन और वुमेन दोनों को डाइवोर्स के लिए अर्जी देने का राइट दे दिया गया। अब महिलाएं कॉमर्शियल ट्रेनिंग ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे वो व्यवसाय भी कर सकती थी। बट अभी पॉलिटिकल इक्वलिटी, वोटिंग पावर उनको नहीं मिला हुआ था। वोमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, और इसके लिए वो लगातार पॉलिटिकल राइट के लिए वो संघर्ष करती रहीं। हाउ एवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब एंड banning their political activities. Many prominent women were arrested and number of them educated
और उनके इस संघर्ष के दौरान बहुत से महिलाओं को अरेस्ट किया गया। वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में कह रहा है कि लगभग 200 सालों तक महिलाओं ने पॉलिटिकल राइट के लिए स्ट्रगल किया। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लास्ट से लेकर 20th सेंचुरी के आरंभ तक ये संघर्ष चलता रहा। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट एलिव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। इट वाज फाइनली इन 1947 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट्स टू वोट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। 1789 से जो स्ट्रगल शुरू हुआ लगभग 200 वर्षों के बाद 1946 में जा कर के फ्रांस के अंदर वुमेन्स को वोटिंग राइट प्रोवाइड हुआ। वोटिंग राइट जा कर के मेन के बराबर इक्वल वोटिंग राइट का पावर 1946 में जा कर के फ्रांस के वुमेन को प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से आपका ये भी कंटेंट एंड हुआ। थैंक यू।